मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। वायुमंडल पढ़ रहे थे, ठीक है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे। एटमॉस्फेयर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और आज हम जो है इसमें पढ़ेंगे चक्रवात। क्या पढ़ेंगे? चक्रवात। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, इसका अध्ययन करेंगे। चक्रवात और प्रतिचक्रवात। देखो, इसको समझने से पहले आप कुछ बेसिक नियम हैं उसको समझ लो, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया हमारी क्लास में। तो मैंने जलवायु विज्ञान में काफ़ी कंसेप्ट बताए थे कि किस तरीके से हवाओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहाँ सब कुछ जो है आपने पहला चैप्टर जो पढ़ा था वायुमंडल की संरचना और संगठन, तो हमने बताया था कि जो हमारा वायुमंडल की निचली परत है, क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं, ठीक है, और उस क्षोभ मंडल की परत से ही सारी चीज़ें, घटनाएं संबंधित हैं, सारी घटनाएं उसी क्षोभ मंडल से संबंधित हैं। तो जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर हमने बताया था कल, बादल जब पढ़ा रहे थे, तो लगभग 12 किलोमीटर तक जो है क्या पाए जाते हैं? बादल पाए जाते हैं। हमारे ग्राउंड से, पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर तक बादल पाए जाते हैं और लगभग औसत 14 किलोमीटर तक हमारा कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल की ही सीमा में बादल पाए जाते हैं। अब जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो आंधी हो, वर्षा हो, तूफान हो, चक्रवात हो, सब किस मंडल से संबंधित है? क्षोभ मंडल से संबंधित है। ठीक, ये प्रश्न आते हैं अक्सर कि जो है क्षोभ मंडल, मतलब जैसे पूछ लेगा कि हवा कहाँ चलती है, वर्षा कहाँ होती है, किस मंडल में, मंडल के नाम दे देगा। तो क्षोभ मंडल को आपको ध्यान रखना है, मंडलों का क्रम याद रखना है। हमेशा प्रश्न आते हैं कि कौन सा मंडल किस क्रम में है। तो सबसे नीचे से चलोगे ग्राउंड से, तो सबसे पहले कौन सा मंडल आएगा? क्षोभ मंडल आएगा। फिर इसके ऊपर कौन सा मंडल आएगा? समताप मंडल आएगा। फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और पांचवा बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। अब इसी में समताप मंडल में ही एक मंडल है जिसको कहते हैं ओजोन परत, या ओजोन मंडल भी एक है समताप मंडल के अंदर। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मंडल है क्षोभ मंडल है, और हमारी पृथ्वी के लिए जो है हमारा रक्षा कवच का जो काम करती है वो कौन सा मंडल है? ओजोन मंडल, ओजोन परत या ओजोन मंडल, जो समताप मंडल में ही 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकेंद्रित है, पाई जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर जो है चक्रवात की चर्चा करें उससे पहले हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर प्रेशर का बड़ा महत्व है, हवाओं के दबाव का बड़ा महत्व है। हमने बताया था कि हमारी पृथ्वी पर जो है हवाओं का धरातल पर दबाव ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते जाते हैं हवाओं का दबाव कम होता जाता है। एक उदाहरण देकर भी सिद्ध किया था कि जैसे हवाई जहाज़ में व्यक्ति ऊपर जब ऊंचाई पर चला जाता है तो पैसेंजर्स को वहाँ पर जो है अनाउंस किया जाता है कि आप लोग अपने नाक कान बंद कर लो रुई लगा करके, नहीं तो अब प्रेशर कम हो गया है ऊपर जा करके। और शरीर का भी प्रेशर है ना, शरीर में हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, तो वो भी प्रेशर डालता है हमारे शरीर में। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर रहता है, तभी तो हमारा शरीर फिट रहता है। जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं बाहर का प्रेशर जो है कम हो जाता है और शरीर का प्रेशर उतना ही बना हुआ है। तो जब शरीर का प्रेशर उतना ही बना है, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमारे जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और बाहर कहाँ से निकलेगा? अब हाथ पैर फाड़ करके तो निकलेगा नहीं, जो शरीर के नाजुक अंग हैं वहीं से ब्लड निकलता है। कान से निकल आएगा, नाक से निकल आएगा, ये सब शरीर के नाजुक अंग हैं। आपने बचपन में देखा हो कुछ बच्चे होते हैं नाक से ब्लड आ जाता है, ठीक है, तो वो ये ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही होता है। ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर गए, पहाड़ों पर जा करके सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर एक तो ऑक्सीजन की कमी हो गई और दूसरी बात जो है प्रेशर का अंतर आ गया, प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो चीज़ महत्वपूर्ण हैं जिसके कारण जो है हमारी पृथ्वी पर हवाओं की उत्पत्ति होती है। हमने बताया कि हमारी पृथ्वी पर जो है वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण है, तभी तो वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? हवा क्या है? जब इसी गैसों के अंदर जब टेम्परेचर में भिन्नता हो जाती है, टेम्परेचर में भिन्नता हो जाती है,
तो तापमान, निम्न ताप और उच्च ताप उत्पन्न होता है। कहीं पर उच्च ताप होगा, अब जब उच्च ताप होगा तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ की हवाएं गर्म हो जाएंगी, वहाँ की हवाएं गर्म हो जाएंगी, और गर्म हवाएं क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, गर्म हवाएं हल्की हो जाएंगी, हल्की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो वह स्थान खाली हो जाता है। और जो जहाँ पर तापमान ज़्यादा कम है वहाँ की हवाएं क्या होंगी, ठंडी होंगी, और ठंडी होंगी तो हवाएं भारी होंगी, वो हवाएं भारी होंगी तो दबाव डालेंगी, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ग्रेडियंट, धरातल पर एक जो है प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, एक ढाल उत्पन्न हो जाता है, धरातल पर एक ढाल उत्पन्न हो जाता है। तो हवाएं जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। वही गैसें, वही जो गैस हैं वो गैसें जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, जिसे हम हवा कहते हैं। अब ये हवा जब चक्कर में बहे, किस में बहे, चक्कर में बहे। वात का मतलब हवा होता है, वात का मतलब क्या होता है, हवा होता है, वात का मतलब हवा होता है। और हवा कैसे बहे, चक्कर में बहे, तो उसे क्या कहेंगे, चक्रवात। तो अब ये चक्कर में बहेगा कैसे, इसको समझते हैं। देखो ये यहाँ पर ये सूर्य है, देखो सूर्य तो है, चलो ठीक है, लेकिन व्यक्ति जहाँ जहाँ पहुँचा है, मान लेते हैं ये एक जो है क्षेत्र है, ये पृथ्वी का एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चारों तरफ हरियाली है, क्या है, इस तरफ चारों तरफ ऐसे हरियाली है, जहाँ पर अभी मानव ज़्यादा नहीं पहुँच पाया है, ऐसे हरियाली, सब जगह पेड़ पौधे लगे हैं, मान लेते हैं सब जगह क्या है, पेड़ पौधे लगे हैं। अब सूर्य भी चमक रहा है, सूर्य भी चमक रहा है, सूर्य तो अपनी किरणें बिखेर रहा है। देखो इस पृथ्वी का नियंता कौन है, सूर्य है, इस पृथ्वी का नियंता सब कुछ, जीवन सब कुछ सूर्य ही है, उसी से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी मिलती है। तो सूर्य इस पृथ्वी का नियंता है। अब सूर्य तो अपनी ऊष्मा को पृथ्वी पर सब जगह पहुंचा रहा है, और मैंने बताया कि पृथ्वी पर सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। पृथ्वी पर सूर्य किसके बीच में रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। तभी जो है सूर्य की किरणें उच्च अक्षांश पे जाओगे, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव पे, तो इनकी किरणों में क्या होता है, तिरछापन, और किरणों में तिरछापन होगा, दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी सूर्य की किरणों को। तो जब दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी तो उसकी वजह से उसकी गर्माहट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र जो होते हैं, इसके बीच का क्षेत्र होता है, गर्म होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध। सब मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ मान लेते हैं उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, यहाँ पर सब जगह जो है हरियाली है, सब जगह बराबर गर्मी मिल रही है, लेकिन मानव यहाँ पहुँच गया, मानव इस क्षेत्र में पहुँच गया, और मानव बड़ा ही जो है लालची है, बड़ा ही जो है फितरती होता है। वो अपने विकास के लिए क्या करेगा, पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देगा, और वहाँ कंक्रीट के मकान बनाने शुरू कर देंगे, वहाँ पर जो है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, भवन, सड़क सब कुछ पक्का कर देगा। अब यहाँ पर उसने पक्के मकान, बिल्डिंग खड़ा कर दिया, चारों तरफ तो हरियाली है, सूर्य तो अपनी किरणें सब जगह फेंक रहा है, पहुँचा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ईंट की दीवारें खड़ी हो गई, और सीमेंट की दीवारें खड़ी हो गई, कंक्रीटीकरण हो गया, और सूर्य की किरणें इस पर पहुँच रही, और दूसरी तरफ पेड़ पौधों की तरफ भी किरणें पहुँच रही। तो पेड़ पौधे क्या करती हैं, हरियाली क्या करती हैं कि जो गर्मी होती है, जो ऊष्मा होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मेंटेन रखती हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। लेकिन यहाँ पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, और यहाँ पर ईंट पत्थर दीवार खड़े हो गए हैं, और ये क्या हो जाते हैं, गर्म होंगे। आज से करीब 50 साल पहले जब लोग गाँव में रहते थे तो खरपतवार के उनके मकान होते थे, गोबर से लिपा लापी करते थे, मिट्टी की दीवारें होती थी, ठीक है, तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती थी गाँव में। तब किसी के पास कूलर था, एसी था, गाँव में भी नहीं था। आज तो गाँव में भी पहुँच गया एसी, कूलर, सब कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे दीवार, हमारे मकान, हमारी सड़कें सब क्या हो गई, कंक्रीट की हो गई, मिट्टी का ख़त्म हो गया। और मिट्टी नेचुरल है, नेचुरल चीज़ के साथ आप रहोगे तो बिल्कुल जो है नेचुरल तरीके से रहोगे, और जहाँ पर मानव द्वारा निर्मित चीज़ों का इस्तेमाल करोगे वहीं पर जो है इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर मानव ने अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, तो ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये स्थान ज़्यादा गर्म होगा इसकी अपेक्षा। अब ये वाला स्थान गर्म हो गया तो यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर, ST, हाई टेम्परेचर, तभी तो गर्म होगा। अब जब मैंने बताया टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, गर्म होकर के हल्की हो जाएंगी, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर, LP लिख सकते हैं लो प्रेशर के लिए, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। चारों तरफ हरियाली है तो चारों तरफ इसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा,
इसकी अपेक्षा चारों तरफ क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, चारों तरफ क्या होगा, लो एलटी होगा। अब जब एलटी होगा तो प्रेशर क्या होगा, हवाओं का हाई होगा, हवाओं का प्रेशर क्या होगा, हाई, एचपी, हाई प्रेशर चारों तरफ क्या बन जाएगा, एचपी बन जाएगा। अब मैंने बताया हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, क्योंकि एक ढाल बन जाता है ना, एक ढाल जो हमें दिखाई नहीं देता है। भाई पानी जो है आप डालोगे ज़मीन पे तो अपने ढाल के अनुरूप तो बहेगा पानी, ढाल के अनुरूप पानी बहता है। तो इस तरीके से ये एक ढाल बन गया जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवाओं को पता चल गया कि हमारा ढाल किस तरफ है, तो हवाएं वो बहना शुरू कर देती। और जितना ही ज़्यादा गहरा ढाल होगा, भाई पानी एक ऐसे डालो हल्के ढाल पे और एक तीखे ढाल पे डालो तो प्रवाह कहाँ ज़्यादा तेज होगा, जहाँ तीखा ढाल होगा। और यहाँ अगर तीखा ढाल मिल गया, चारों तरफ हाई प्रेशर ज़्यादा हो गया और बीच में जो है लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, तो हवाएं चारों तरफ से झपट्टा मार के बीच में पहुँचेंगी, चारों तरफ से झपट्टा मार के बीच में पहुँचेंगी, फिर टकराएंगी आपस में। टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, भड़ाम की आवाज़ आएगी, टकराएंगी। हाँ, आपने बल्ब देखा होगा, जो पहले वाले बल्ब आते थे, हाँ गोल वाले जिसमें फिलामेंट लगा होता था, जो दिखाई देता, हाँ यहाँ लगा है ये, तो बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है, बल्ब के अंदर जो है निर्वात कर दिया जाता है, या आर्गन जैसी हल्की गैसों को उसको डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो इसका फिलामेंट है, जो टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट जो जलता है, वो इसीलिए चमकता है। अगर उसमें ऑक्सीजन या और भारी गैसें डालेंगे तो इतना चमकेगा नहीं, और पिघल करके गर्मी से वो पिघल करके टूट जाएगा जल्दी। तो उसके अंदर नियॉन जैसी हल्की गैसें डाली जाती हैं, टंगस्टन का बनाया जाता है और उसको निर्वात कर दिया जाता है। या तो अब जैसे ही वो निर्वात है, अब जैसे ही बल्ब को हम पटकेंगे, वहाँ पे निम्न दाब है और उसके चारों तरफ उच्च दाब है, हवाएं जो है चारों तरफ से टक्कर मार करके उस बल्ब के फूटते ही वहीं टकराएंगी, तो आवाज़ आती बड़ाम, आवाज़ आती है बड़ाम। ऐसे ही जो है दिवाली के पटाखे, शादी के जो है गोले बारूद ऐसे ही काम करते हैं। जैसे ही आपने जो है पटाखों में आग लगाया, वहाँ पे बहुत तेज़ी से टेम्परेचर जनरेट होगा, आग लगेगी एकदम से बारूद में और बहुत तेज़ी से वहाँ पे जो है टेम्परेचर जनरेट होगा, बहुत और ज़्यादा टेम्परेचर, एकदम बिल्कुल आसपास की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हवाओं का दाब क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, एकदम से कम होगा और चारों तरफ से हवाएं एकदम से टकराएंगी वहाँ करके, और प्राम की आवाज़ होगी बहुत तेज़। तो बारूद ऐसे ही जो है गोला दगता है बारूद जो है, तो आवाज़ आती है, तो उसके पीछे ये फिजिकल कारण है, फिजिक्स का भौतिकी नियम काम करता है वहाँ पर। तो ऐसे ही हवाएं जो है यहाँ पर टकराई। अब ये हवाएं टकराएंगी तो कुछ तो होगा। देखो, एक मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है ये इस तरीके से अपने अक्ष पर भी घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ साथ में ये सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। अब अक्ष पर घूम रही है, तो मैंने बताया था कि एक व्यक्ति थे जो है फेरल ने कहा था कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ जाती हैं, अपने दाहिने, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं मुड़ जाती हैं। ये फेरल ने कहा था। और कारण क्या था, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। इस कारण हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ती हैं। अब जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी, थोड़ा सा पृथ्वी को बड़ा बनाएं, ये हमारी पृथ्वी है और बीच में इक्वेटर है, बीच में क्या है, भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये हवा मान लेते हैं इधर से ऐसे जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। अब हवा, फेरल कहते हैं कि हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने किधर मुड़ जाएगी, दाहिने। अब हम ये ऐसे खड़े हो गए, मान लेते हैं हम हवा बन के जा रहे हैं, हमारा दाहिना क्या है ये, तो हम किधर मुड़ जाएंगे, दाहिने मुड़ जाएंगे ना। तो सीधे ना जा करके बल्कि हम अब उत्तर किधर जा रहे हैं, उत्तर पूरब में जा रहे हैं, इधर ईस्ट है ना, इधर नॉर्थ है, तो उत्तर पूरब में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में, अब दक्षिणी गोलार्ध इधर हो गया तो किधर जाएंगे हम, बाएं साइड में। तो हवाएं किधर चली जाएंगी, अपने बाएं साइड में। ये बायां हाथ हो गया ना, इधर को हवा जा रही है इक्वेटर से। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि हवाएं जो है फेरल के अनुसार, अब इसको एक नियम दिया, कोरियोलिस बल। क्या नाम दिया, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल कोई ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन करना ही, पृथ्वी का घूर्णन करना ही क्या है, उसके कारण ही एक बल उत्पन्न होता है पृथ्वी पर, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस बल।
अब ये कोरलिस बल हमारे हवाओं में भी काम करती हैं, हमारे हवाओं में भी काम करती हैं। जैसे यहाँ पर एक केंद्र बना, यहाँ पर जो है क्या बना, लो प्रेशर बना, और चारों तरफ क्या बना, हाई प्रेशर बना। अब हवाएं ऐसे आ रही हैं, हवाएं ऐसे आ रही हैं, ठीक। अब हवाएं ऐसे आ रही हैं, तो अब इसमें उत्तरी गोलार्ध में फेरल ने बताया कि हवाएं किधर मुड़ेंगी, अपने दाएं साइड में। अब इसका दायां क्या होगा, इधर से दक्षिण साइड से हवा आ रही है तो इसका दायां ये वाला होगा, तो हवाएं इधर मुड़ जाएंगी। और इधर से हवा आ रही तो इसका दायां क्या होगा, ये होगा। और इसका दायां क्या होगा, ये होगा ना। और इसका दायां क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके से हवाएं, अब इसको हम बिगाड़ देते हैं, ये वाला। अब हवाओं का रूट ये हो गया, हवाओं का रूट क्या हो गया, ये हो गया। अब ये जा करके इस पे टक्कर मारेगी, ये हवा आकर के इस पे टक्कर मारेगी, हवा इस पे टक्कर मारेगी, हवा इस पे टक्कर मारेगी। तो अब क्या शुरू हो जाएगा, इसमें ये चक्कर शुरू हो जाएगा ना। हवाएं आकर के एक दूसरे को त्रियक रूप में टक्कर मार रही हैं, तो यहाँ क्या उत्पन्न हो गया, चक्रवात। अब ये चक्रवात इस तरीके से घूमेगा, ऐसे ये इसको टक्कर मारेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा, तो ऐसे घूमेगा ना। अब यहाँ पे घड़ी लगा दो, यहाँ पर घड़ी लगा दो, ठीक है। अब घड़ी की सुई किधर घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, घड़ी की सुई ऐसे घूम रही है। लेकिन हवाएं कैसे घूम रही है इस चक्रवात में, उल्टी घूम रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में जो हवाएं घूमती हैं, कैसी घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न आता है, चक्रवात में जो हवाएं घूमती हैं उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत घूमती हैं। इस तरीके से ऐसे विपरीत घूमेंगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है। चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज घूमती हैं। भाई दक्षिणी गोलार्ध में उसने कहा कि बाएं मुड़ेंगी हवाएं, कहाँ मुड़ेंगी, बाएं। तो हवाएं ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ये इस तरीके से ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, और ये ऐसे मुड़ जाएंगे। तो अब ये कैसे घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी। चक्रवात कैसे घूमेगी, इस तरीके से। तो अब ऐसे घूम रही है, और घड़ी की सुई भी कैसे घूम रही है, इस तरीके से। तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात के अंदर जो हवाएं घूमती हैं कैसे घूमती हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप घूमती हैं, तो वो क्लॉकवाइज कहलाता है। तो यहाँ एक प्रश्न बन गया कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घूमती है। चक्रवात के अंदर अब ये चक्रवात अपने अक्ष पर तो घूम रही है, चक्रवात में हवाएं जो है चक्कर खाते हुए अपने अक्ष पर दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे घूम रही है, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे घूम रही है। अब ये घूमते घूमते आगे भी चलेंगी, घूमते घूमते आगे भी चलती हैं। आपने बवंडर देखा होगा, बवंडर ठंडियों में आते हैं कि गर्मियों में आते हैं, गर्मियों में आते हैं। कहते हैं भूत आ गया, कहते नहीं, गांव में छोटे छोटे बवंडर आ जाते हैं, कहते हैं भूत आ गया। अभी देखा ना, खेत हरियाली खत्म हो जाती है ना, खेतों से गेहूं और आलू सब कट गया, उसके बाद खेत खाली पड़े हैं, तो बवंडर भी कहते हैं चलो भूत बन के डराते हैं गाँव में, तो चल जाते हैं गाँव में ज़्यादा देखोगे, शहरों में नहीं, क्योंकि शहर में है ही नहीं, बवंडर बनने की जगह ही नहीं है। यहाँ पे उनको जगह मिल जाती है। यहाँ पे जो है हरियाली पहले थी, अभी पेड़ पौधे तो लगे हैं, लेकिन खेतों की हरियाली तो हमने काट दिया, खेतों की हरियाली काट दिया, खेतों में बन गया लो प्रेशर। और नमस्ते, अब ये खेतों में जो है बन गया क्या, जहाँ पे हरियाली खत्म हो गई वहाँ बन गया लो प्रेशर, और चारों तरफ हरियाली ही पेड़ पौधे लगे वहाँ पर बन गया हाई प्रेशर। तो एकदम से हवाएं आकर के खेतों में घूमने लगती हैं। और आपने देखा होगा कि ऊपर तक जो है धूल ऐसे ऐसे नाचता हुआ चलता है ऊपर तक, तो वो क्या है, वही चक्रवात है। चक्रवात का शिशु रूप है, बच्चा है चक्रवात का, जो हमको यहाँ गाँव में दिखाई देता है। उसी को हम भूत बलैया कहते हैं, बवंडर कहते हैं, तमाम नामों से जानते हैं। और जैसे ही उसमें आप कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर दो, वो छोटा मोटा है, अभी पैदा ही हुआ है, और जैसे ही उसमें पानी फेंक दो या जा करके खड़े हो जाओ, बस ख़त्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाता है। क्योंकि वैसे ही जैसे ही उसमें मतलब हल्का हो उस तरीके से, ज़्यादा तेज़ चक्रवात बनेगा तो उसको आप नहीं रोक सकते। जैसे ही खड़े हो गए और इत्तेफाक से आप जो है 40 किलो के हो, 35 किलो के हो, उठा कर ले जाएगा वहीं से और साथ में लेके चला जाएगा। एक बार बवंडर आया था यहाँ पे ऐसे, तो किसी का टीन उड़ गया, किसी की भैंसिया उड़ गई, बताते हैं लोग, उड़ गया था। तो इस तरीके से जो है चक्रवात बनते हैं, और गर्मियों में मोस्टली बनते हैं ऐसे खतरनाक चक्रवात, क्योंकि गर्मियों में जो है ज़्यादा जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर का ज़्यादा जो है विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है गर्मियों में। इसीलिए उष्ण क्षेत्र में, जो उष्ण कटिबंध मैंने बताया, पृथ्वी का जो उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल क्षेत्र है,
वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। चक्रवात पृथ्वी पर दो तरीके के बनते हैं, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। और सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ के चक्रवात होते हैं? उष्णकटिबंध के होते हैं। प्रश्न यहाँ से आता है, उष्णकटिबंध के चक्रवात सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे तेज चलते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इन चक्रवातों। चक्रवात मैंने बताया कि अपने अक्ष पर घूमती हैं और साथ में चलती भी हैं। अब चलती हैं तो हमारी इस पृथ्वी पर कैसे चलेंगी? इस पृथ्वी पर चक्रवात जो है, ये पृथ्वी है, अब ये उष्णकटिबंध है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। अब इस पे चक्रवात जो है पूरब से पश्चिम दिशा में चलती हैं। कर्क रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में चक्रवात पूरब से पश्चिम दिशा में चलती है। तो एक प्रश्न यहाँ मिल जाएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम दिशा होती है। और जैसे ही ये समुद्र के ऊपर जाएंगी तो बहुत तेज़ हो जाती हैं, बहुत विनाशकारी हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर वहाँ पर किसी भी प्रकार का इनको जो है अवरोध नहीं मिलेगा। ना कोई मकान है, ना कोई पेड़ पौधे हैं, कुछ नहीं है, गली कूचे नहीं हैं, तो बहुत तेज़ी से चलती हैं। लेकिन जैसे ही तट पे आएंगी, किसी मतलब ज़मीन पे आया करके और अंदर तक प्रवेश करेंगी तो तट तक तो काफ़ी तेज़ रहेंगी, और जैसे जैसे अंदर जाएंगी वैसे वैसे इनकी जो है गति में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, क्योंकि पेड़ मिलेंगे, बड़े बड़े मकान मिलेंगे, उनसे हवाओं की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चक्रवात ज़्यादा विनाशकारी कहाँ होते हैं? समुद्री क्षेत्र में, और ख़ास करके तट वाले क्षेत्र पे, जहाँ तट है, तटीय क्षेत्र पे। इसीलिए आपने सुना होगा कि चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवात, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इनके तटीय क्षेत्रों को क्या करते हैं? नुकसान। और कभी कभार उसका बच्चा रूप या बचा हुआ रूप जो है वो हमारे यहाँ तक आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तटीय क्षेत्रों को करता है। तो इस तरीके से चक्रवात ऐसे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अब ये विश्व का नक्शा ही बना देते हैं, छोटा सा एक। ये है तुम्हारा, अब इसमें बताओ ये कौन सा महाद्वीप बना रहा हूँ मैं? उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। और ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। और ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और ये कौन सा महाद्वीप है? ये वाला, यूरोप। और ये कौन सा है? एशिया। ये हमारा भारत है। और ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, जो पूरा सब क्या कहलाता है? ओशिनिया। अब देखो, भारत वाले क्षेत्र में जो चक्रवात आता है तो इसको चक्रवात ही कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइक्लोन। तो भारत वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इनमें चक्रवात आते हैं तो इनको क्या कहते हैं? चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। या क्या कहते हैं? साइक्लोन। और ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं तो इनको कहते हैं विली विलीज। क्या कहते हैं? विली विलीज। प्रश्न आएंगे, विली विलीज क्या है? चक्रवात है। विली विलीज क्या है? चक्रवात है, जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ये साइक्लोन का एक नाम है जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, विली विलीज। चीन वाले क्षेत्र में, यहाँ चीन है, जापान है, ताइवान है, इस क्षेत्र में जो उत्पन्न होते हैं उसको टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफून। ताइवान के नाम से याद कर लो, ताइवान से टाइफून। तो टाइफून कहाँ बोले जाते हैं? चीन में, जापान में, ताइवान में क्या बोलते हैं? टाइफून। और यहाँ उत्पन्न होते हैं अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, तो इसको बोलते हैं हरिकेन। इसको क्या बोलते हैं? हरिकेन। तो ये चक्रवात के अलग अलग क्या हो गए? नाम हो गए। मेरे साथ याद करो, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विलीज। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विलीज। जापान, चीन, ताइवान में क्या कहते हैं? टाइफून। भारत में क्या कहते हैं? चक्रवात या साइक्लोन। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन। अब देखो, भारत का ये वाला क्षेत्र जो है उष्णकटिबंध में आता है, हम जहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्मियों में आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी बहुत तेज़ आंधी आती है, अंधड़ आती है, तो चक्रवात ही तो है वो, तो अंधड़ वो यहाँ ये, हाँ, चक्रवात। तो ये भारत में, उत्तरी भारत में। अब ये जैसे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर किस कटिबंध में आता है? शीतोष्ण में आता है। तो वहाँ क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। लेकिन हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहुँचते हैं। यहाँ से मैंने बताया था भूमध्य सागर से एक चक्रवात चलता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसके कारण ठंडियों में हमारे पश्चिमी भारत में वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनमें वर्षा होती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है? शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ये क्या हो गए, अलग अलग नाम हो गए, विली विली, टाइफून, साइक्लोन और हरिकेन। अब यहाँ पर देखो चक्रवातों के नाम पहले जो है रखे जाते थे, वैज्ञानिक अपने मैडमों के नाम से रखते थे। घर में भी एक चक्रवात होता है ना, अगर शादी जिसकी हो गई तो घर में भी चक्रवात है, वहाँ भी चक्कर लगाते हैं लोग। तो पता नहीं कि वैज्ञानिकों ने अपने मैडमों के नाम से चक्रवातों का नाम रखना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा चक्रवात आता है तो किसी का नीलम नाम है, किसी का जो है आम्रपाली नाम है, किसी चक्रवात का कुछ नाम है, ऐसे करके नाम होते हैं। तो ये सब वहीं से लिए गए हैं चक्रवात, भारत में आते हैं। अभी आप पढ़ोगे गर्मियों में, अभी यहाँ चक्रवात आएंगे जो है, तो इनके नाम अजीब अजीब होंगे। ये सब नामकरण किया जाता है, इस क्षेत्र के देश को दे दिया जाता है। जैसे कभी पाकिस्तान रख देगा चक्रवात का नाम, कभी भारत रखेगा, कभी बांग्लादेश रखेगा। तो चक्रवातों के नाम ये लोग रखते हैं। अब वहाँ जहाँ परेशान होंगे कोई महिला के नाम से, उस महिला का नाम या चक्रवात का नाम रख देंगे, नीलम, खुशबू, जाने क्या क्या नाम रख देंगे। तो इस तरीके से ये चक्रवातों के नामकरण हो जाते हैं, चक्रवातों के नाम रख दिए जाते हैं इसे। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब चक्रवात मैंने बताया दो, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच चलते हैं, उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में। जहाँ पर शीतोष्णकटिबंध है वहाँ पर, लेकिन वो हल्के होते हैं, उनकी बनने की वो स्थायी होते हैं और हल्के होते हैं, जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। वो बनते हैं तो लगातार चलते रहते हैं, ठीक। तो वो उनकी बनने की अलग जो है व्यवस्था है। गहराई में नहीं यहाँ अध्ययन करेंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं तुम्हारे जनरल स्टडी में, सामान्य अध्ययन में। सिर्फ उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, इनके नामों से प्रश्न आते हैं, क्षेत्रीय नाम क्या है। और कभी कभी नए नए जो चक्रवात आते हैं तो वो आपको मैगजीन्स में मिल जाएंगे, कौन सा चक्रवात हाल में आया, उसका क्या नाम है, कहाँ आया, किस क्षेत्र में आया, किस प्रकार का चक्रवात है, वो जानना जरूरी है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में एक चक्रवात आता है जिसका नाम है टोर्नेडो। जिसका क्या नाम है? टोर्नेडो। तो टोर्नेडो कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। टोर्नेडो चक्रवात कहाँ से संबंधित है? अमेरिका। वो जो है चक्रवात होता है इस तरीके से होता है, उसकी पूंछ जो होती है ऐसे लंबी लंबी पूंछ होती है, ऊपर तक ऐसे आकाश में जाकर इस तरीके से कीप के आकार का हो जाता है। कैसे हो जाता है? कीपाकार, इस तरीके से। अब ये ऐसे घूमता हुआ जाता है, इसकी जद में जो भी आता है ये पूंछ से उसको मारता हुआ चलता है, उड़ाता हुआ चलता है, मकान वकान सब उड़ा ले जाता है। बहुत खतरनाक होता है, 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो रास्ते में जो भी मकान आएंगे, जो भी बिल्डिंग, यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, मकान बनाएंगे इस तरीके से। मान लें 2 मंजिल मकान बना लिए, उन्हें पता है कि टाइफून आएगा, वो जो है ये टोर्नेडो आएगा, तो ये क्या करते हैं, एक तल जो है ज़मीन के नीचे बना लेते हैं, एक तल मकान ज़मीन के नीचे बना लेते हैं। और जैसे देखते हैं कि टोर्नेडो आ रहा है, ज़मीन के नीचे घुस जाते हैं, ज़मीन के नीचे वाले मकान में घुस जाते हैं। जब मुड्डी उठा के देखेंगे जो है वो टोर्नेडो निकल गया है, देखेंगे ले गया, 2 मंजिल हमारा ले गया है, तो इनका नीचे का बचा रह जाता है, इनका नीचे का मकान बचा रह जाता है। ऐसे ही आपने केचुआ देखा होगा, केचुआ देखा ना खेतों में, किसान का मित्र कहते हैं उसको। तो केचुआ क्या करता है, वो टट्टी करके जो है मकान बनाता रहता है, ऊंचा लंबा सा, इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाता रहता ना भाई। मिट्टी खाता है, मिट्टी ही वो लेटरिन करता है। और वो रहता कहाँ है, बड़ा समझदार होता है, नीचे रहता है, उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि लड़के खेलने आएंगे तो मिट्टी, बढ़िया मिट्टी उठा ले जाएंगे, कंचा बनाएंगे, गोली बनाएंगे। तो ये कहाँ, केचुआ कहाँ रहता है? ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसकी मिट्टी घर को ले जाओ, तो नीचे रहता है। इसी से सीख करके टोर्नेडो वाले ऐसे मकान बनाते हैं कि ले जाओ हमारा मकान, हम तो नीचे रहेंगे। तो ऐसे ही केचुआ से सीख करके शायद, इसलिए प्रकृति से सीखने की बहुत आवश्यकता है, प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो इस तरीके से जो है ये जो टोर्नेडो कहाँ से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। हरिकेन, टोर्नेडो, ये सब अमेरिका से संबंधित है। तो ये चक्रवात हो गए। अब दूसरा है प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। दूसरा क्या है? नाम ही प्रति चक्रवात, मतलब चक्रवात का उल्टा। चक्रवात तो खतरनाक होता है, जो है नुकसान करता है। और एक चीज़ और है, चक्रवात में जो बीच वाला क्षेत्र होता है ये शांत होता है, बीच वाला क्षेत्र जो होता है शांत होता है। तो इसको आँख बोलते हैं, चक्रवात की क्या बोलते हैं? आँख। चक्षु, चक्रवात की आई ऑफ साइक्लोन। तो आई ऑफ साइक्लोन कहाँ बनता है? सेंटर में बनता है। चक्रवात के कहाँ बनता है? सेंटर में बनता है। क्योंकि देखो हवाएं आकर के तो यहाँ लड़ भिड़ रही हैं, कहाँ लड़ भिड़ रही हैं? इसके बाहर, आँख के बाहर लड़ भिड़ रही हैं। तो आँख वाला क्षेत्र एकदम शांत रहता है, तो ये दिखाई भी देता है। अगर हवाई जहाज़ से चक्रवात के ऊपर से जाकर फोटो खींचोगे तो एक आँख सी दिखाई देगी उसकी, इसीलिए इसको साइक्लोन की आई बोलते हैं। और ये किस साइक्लोन की आई है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आँख बनते हैं, शीतोष्णकटिबंध में नहीं बनते हैं। किस में बनते हैं? उष्णकटिबंध में। तो उष्णकटिबंध चक्रवात की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसकी एक आँख बनती है, जिसको आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई ऑफ साइक्लोन, जो शांत रहता है, जहाँ पे आंधी अंधड़ नहीं आते। और इसके चारों तरफ
आंधी अंधड़ चलते हैं और बारिश होती है, बादल आते हैं। मैंने बताया ना कि सिरस बादल आएंगे तो चक्रवात के आगमन की सूचना होती है, बताया था ना। पच्छाम मेघ आते हैं तो उससे क्या लगता है कि चक्रवात आने वाला है। तो इस तरीके से ये चक्रवात आते हैं तो बादल आते हैं, वर्षा होती है, इस तरीके से वर्षा होती है। तो एंटी साइक्लोन जो होता है, प्रति चक्रवात होता है, उसमें जो है हवाएं उल्ट विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। वहाँ पर केंद्र में क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। केंद्र में क्या बनेगा, हाई प्रेशर, और चारों तरफ क्या बनेगा, लो प्रेशर। चारों तरफ क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ, परिधि की तरफ चलने लगती हैं। चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की तरफ आती हैं और प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात। और इनमें भी हवाएं वही नियम काम करेंगी। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं। तो प्रति चक्रवात की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। किस तरीके से होती है, जिस तरीके से घड़ी की सुई चल रही है उस तरीके से होती है। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो अंदर चलती हैं वो कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज। प्रति चक्रवात में हवाएं कैसे चलती हैं, क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दोनों को याद रखना है। साइक्लोन में, चक्रवात में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं और प्रति चक्रवात में हवाएं क्लॉकवाइज चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, वो क्लॉकवाइज चलती हैं चक्रवात में, और प्रति चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में ये अंतर है बेसिक। उसका कारण क्या है, ये आप बना करके इस तरीके से आज प्रैक्टिस करना है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में क्लॉकवाइज क्यों चलती हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके से चित्र बनाओगे, अंदर HP बनाओगे, बाहर LP बनाओगे, फिर ऐसे ऐसे हवाओं को पहले सीधे चलाना, फिर पहले सीधे चलाना, और उत्तरी गोलार्ध में आप यहाँ खड़े हो जाना इन हवाओं की जगह पे, और देखना किधर जो है दाहिना है तो दाहिने तरफ मोड़ देना। फिर आपको लगेगा कि किस तरीके से चक्रवात चल रही है, तो आप निकाल लोगे। अब जब ऐसे प्रैक्टिस करके निकालोगे तो जीवन भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो ये एक होमवर्क रहा आपको। चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध का आपको बनाना है, एक चित्र बनाना है। चित्र बना करके आप उसको जो है मुझे व्हाट्सअप करके दिखाना सब लोग अपना, ठीक। तो ये प्रति चक्रवात इस तरीके से चलती हैं। और प्रति चक्रवात में जो है मौसम सुहाना रहता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, मौसम क्या रहता है, सुहाना रहता है। चक्रवात में बादल आते हैं, वर्षा होती है, और प्रति चक्रवात में मौसम सुहाना रहता है। बस ये अंतर है बेसिक। इसी के साथ हमारा इस चक्रवात और प्रति, वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर गहराई में पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे। बस ये प्रश्न जहाँ से आते हैं वही हमने बताया, चक्रवात और प्रति चक्रवात से जो भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से वायुमंडल पूरा हो गया। अब कल से हमारा टॉपिक जो चलेगा जलमंडल का चलेगा।